हेलो मैजिकल माइंड डियर, अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ऑक्यूपायर की। तो आपको जैसा कि पहले ही मालूम है कि ऑक्यूपायर के बारे में मैंने आपको फैक्ट्रीज एक्ट जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अगर फैक्ट्री के ओनर की बात हम यहां पर करें तो ओनर को यहां पर एक्ट ने क्या बोला है, ऑक्यूपायर। और ये ओनर की जिम्मेदारी होती है, ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है कि वो वर्कर्स की सेफ्टी का ख्याल रखे, उनके प्रोटेक्शन का ख्याल रखे, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर फैक्ट्री में प्रोवाइड करवाए, सारी फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करे। आखिर वर्कर काम तो उसके लिए कर रहे हैं, और अगर ऑक्यूपायर अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करता है तो जो पेनाल्टी लगती है कंट्रावेंशन पे, वो आपकी किसके ऊपर लगेगी, ऑक्यूपायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस एक्ट में ऑक्यूपायर की बड़ी ही अहम भूमिका है। आइए चलिए हम ऑक्यूपायर के बारे में यहां पर बात करते हैं कि आखिर ऑक्यूपायर हम कहते किसको हैं, राइट डियर। तो यहां पर देखिए आप डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज एन में फैक्ट्रीज एक्ट में ऑक्यूपायर की डेफिनेशन दी गई है। यहां पे मैंने उसको चार्ट में डाला हुआ है। सबसे पहली बात, ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है। ऑक्यूपायर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। यानी कि फैक्ट्री में, फैक्ट्री आप पढ़ चुके होंगे फैक्ट्री किसे कहते हैं, एक फैक्ट्री में जितनी भी चीजें होनी है उस पे जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, राइट। अल्टीमेट यानी कि पूरा का पूरा जिस भी बंदे का उस फैक्ट्री की सारी एक्टिविटीज अफेयर्स पे जिसका कंट्रोल है उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्यूपायर बोलोगे। तो लॉ ने एक जनरल डेफिनेशन दी, आप बेयर एक्ट में देखोगे एक जनरल डेफिनेशन दी, मतलब कि इस डेफिनेशन में आप देखोगे कि लॉ ने सबको क्या है, कवर कर लिया। उन्होंने बोला मतलब कि आप किसी भी पर्सन को फैक्ट्री का मैनेजर अपॉइंट कर दो। सपोज आप ओनर हो, आप किसी भी पर्सन को फैक्ट्री का मैनेजर अपॉइंट कर देते हो और कहते हो कि भैया सब कुछ फैक्ट्री में मैनेजर के कहने पे चलता है। समझ में आई बात, आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आप ऑक्यूपायर नहीं हो, आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। तो एक्ट ने देखिए एक जनरल डेफिनेशन दे दी कि वो बंदा जिसके हाथ पे जो भी फैक्ट्री में सारे काम हो रहे हैं, जिसके कहने पे हो रहे हैं, सारे फैक्ट्री में जो भी एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटीज हो रही है एक फैक्ट्री में, वो उन सारी एक्टिविटीज में जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है, उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्यूपायर बोलोगे। और ये एक जनरल स्टेटमेंट देने के बाद गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल के तौर पे, लॉ ने, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, लॉ ने एग्जाम्पल के तौर पे 3 केस दिए। उन्होंने फर्म के केस में बताया, फर्म के केस, फर्म का केस आपको मालूम है। सपोज डियर ए बी सी डी ये 4 पार्टनर्स हैं और ये 4 पार्टनर एक फैक्ट्री लगा रहे हैं मिलके, राइट। और फैक्ट्री में भले ही कोई मैनेजर इन्होंने अपॉइंट किया हो, कोई भी मैनेजर इन्होंने फैक्ट्री में काम करने के लिए अपॉइंट किया हो, लेकिन मैनेजर किसके कहने के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ए बी सी डी चारों एक्टिव पार्टनर उनके कहने पे काम कर रहा है। तो अगर किसी पार्टनरशिप फर्म, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में होगा, ऑब्वियस सी बात है उस फैक्ट्री के सारे अफेयर, जो क्रियाकलाप जो भी फैक्ट्री के अंदर चल रहे हैं उन पे एट द एंड आप देखोगे कंट्रोल किसका होगा, पार्टनर्स ऑफ द फर्म का। यानी कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए ऑक्यूपायर मैनेजर को नहीं कहा जाएगा डियर, ऑक्यूपायर किसको बोला जाएगा, पार्टनर्स को बोला जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस में हम कंपनी का केस देखें। अब कंपनी, आपको पता है कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अब सपोज हुंडई वालों का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा है, तो हुंडई क्या है, कंपनी है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब हुंडई की फैक्ट्री में जो सारे अफेयर्स हो रहे हैं
उस पे अल्टीमेट कंट्रोल किसका है? आर्टिफिशियल पर्सन, हुंडई कंपनी का। लेकिन अगर मैं लिविंग थिंग में बात करूं, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन खुद तो कुछ करता नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन किसके थ्रू चलाया जाता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू चलाया जाता है। यानी कि वहां पर ऐसे केस में अल्टीमेट कंट्रोल किसका माना जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट कंपनी है, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, ऑब्वियस सी बात है इनकी अगर कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए उस प्रोफाइल पे, ऑक्यूपायर की प्रोफाइल पे, फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लिए, अफेयर्स के लिए एक पर्सन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी क्या करेगी? अपॉइंट करेगी, ताकि फैक्ट्री के अफेयर्स मैनेज हो सके, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट खुद जाकर तो देख नहीं पा रही है, तो एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करेगी। तो वो पर्टिकुलर पर्सन, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी की फैक्ट्री है, तो वो अपॉइंट किया हुआ पर्सन ऑक्यूपायर की पोजीशन पे माना जाएगा, राइट डियर? तो यहां पर देखिए लॉ के बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जो मैंने आपको अभी चार्ट में पढ़ाया वही चीज लिखा है कि ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। एक जर्नल लाइन दे दी। इसके बाद दिया प्रोवाइडेड दैट अगर फर्म का केस है या अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल का केस है, तो जो भी उस एसोसिएशन के मेंबर्स होंगे, या फर्म का केस है तो पार्टनर्स होंगे, वो क्या माने जाएंगे? ऑक्यूपायर माने जाएंगे। इन द केस ऑफ कंपनी, अगर हम बात करें इन द केस ऑफ कंपनी, जो डायरेक्टर्स हैं वो ऑक्यूपायर माना जाएगा। और इन केस ऑफ फैक्ट्री ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी है उसकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो जिस भी पर्सन या पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, वो ऑक्यूपायर समझा जाएगा। इस चीज को एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि सपोज कोई भी कंपनी है, मैं कह रही हूं आईटीसी लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी, पता होगा आपको आईटीसी लिमिटेड है, ठीक है, और आईटीसी लिमिटेड को कौन चलाता होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते होंगे, ठीक है। आईटीसी लिमिटेड की अपनी एक क्या है? फैक्ट्री है, राइट, अपनी एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री को चलाने के लिए यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर रखा है एक मैनेजर मिस्टर ए को, राइट, या मैनेजर कह लीजिए या सुपरवाइजर कह लीजिए, ठीक है, सुपरवाइजर, इनको अपॉइंट कर रखा है, ठीक है, मिस्टर ए या मैनेजर, मिस्टर ए को एज अ मैनेजर या सुपरवाइजर कह लीजिए अपॉइंट कर रखा है। अब मुझे ये बताइए, सारा जो फैक्ट्री में काम होता है वो किसकी देखरेख में होता है? सुपरवाइजर, मैनेजर। अल्टीमेट कंट्रोल किसका है फैक्ट्री पे? सुपरवाइजर, मैनेजर। अब आप बताइए ऑक्यूपायर आप मिस्टर ए को बोलेंगे कि बीओडी को बोलेंगे? यहां पर आप देख रहे हो अल्टीमेट कंट्रोल मैंने क्या बोला, किसके पास है? मिस्टर ए के पास है, सुपरवाइजर के पास है, जिसको मैनेजर बनाया गया। डियर, इस केस में भी ऑक्यूपायर कौन बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसीलिए जर्नल स्टेटमेंट दिया गया था कि जिसके हाथ में कंपनी, जिसके हाथ में फैक्ट्री के सारे अफेयर्स हैं, अफेयर्स का अल्टीमेट कंट्रोल है, उसको आप ऑक्यूपायर बोलोगे। तो यहां पे भी मैनेजर किसके कहने पे काम कर रहा है भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चालाकी नहीं दिखा सकता कि किसी को अपॉइंट कर दिया फैक्ट्री का मैनेजर या सुपरवाइजर, और अब कहा गया फैक्ट्री के सारे काम उसके इंस्ट्रक्शंस में होते हैं, तो अल्टीमेट कंट्रोल उसके पास है और ऑक्यूपायर वो है। एज यूजुअल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में ऑक्यूपायर की अहमियत, इंपॉर्टेंस बता दी कि इस एक्ट में जो भी कुछ कंट्रावेंशन होगा, फैक्ट्री में कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मेन कौन फंसेगा, किसकी जिम्मेदारी बनती थी? ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी बनती थी, राइट। तो ऐसी चालाकी नहीं हो सकती है।
एक केस देखिए यहाँ पे इसी चीज के रिगार्डिंग जो अभी आपको मैंने बताया केस आया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस लेट गवर्नर दिल्ली का केस आया। इट वाज हेल्ड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी विच ओन्स अ फैक्ट्री, कंपनी जिसकी खुद की फैक्ट्री है, इट इज ओनली वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हु कैन बी notified as the occupier of the factory for the purpose of the act, and the company cannot nominate any other employee to be the occupier of the factory। मतलब कि अगर आपको फैक्ट्री के ऑक्यूपायर की पोजीशन पे किसी को आपको रखना है तो आप किसको रख सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही एक पर्सन को रख सकते हैं, आप किसी और थर्ड पर्सन को ऑक्यूपायर की पोजीशन नहीं दे सकते हैं। और अगर आप थर्ड पर्सन को रखते भी हैं, वो मैनेज करता भी है, तो वो ऑक्यूपायर नहीं कहलाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही जो डायरेक्टर्स हैं वही ऑक्यूपायर कहलाएंगे, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां से आपको केस बनकर आ सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस लेबर कमिश्नर के बीच में जो केस हुआ था उसमें क्या बोला गया था? इट वॉज हेल्ड दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज एन व्हाट इज टू बी सीन, आपको क्या देखना है कि हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री, कि एट द एंड किसके पास पूरा अल्टीमेट कंट्रोल जो है फैक्ट्री के अफेयर्स का है, ये चीज हमें चेक करनी है। रिलेवेंट प्रोविजन regarding establishment of Indian Oil Corporation Limited and its working leave no doubt that ultimate control over all affairs of the corporation including opening and running of the factories किसके हाथ में होगा? अगर हम IOC की बात करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। एक्टिंग थ्रू द कॉर्पोरेशन इज ओनली मेथड employed by the central government for running its petroleum industry, right? In this context of section 2 clause n, it will have to be held that all the activities of the corporation are really carried on by central government with a corporate mask। जितनी भी एक्टिविटीज है उसको चला कौन रहा है? आईओसी की, क्योंकि आईओसी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो उसकी सारी एक्टिविटीज फैक्ट्री कब कहाँ ओपन होगी, कौन सी होगी, कैसे चलेगी, सारी एक्टिविटीज किसके थ्रू करवाई हुई मानी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करवाई हुई मानी जाती है, राइट। तो ये हम पढ़ रहे थे ऑक्यूपायर के बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर। तो आप सपोज ऑक्यूपायर हो, किसी फैक्ट्री को ओपन करने जा रहे हो, आप ओनर हो फैक्ट्री के, तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन क्या बोल रहा है कि जो भी ऑक्यूपायर है उसकी क्या ड्यूटी बन रही है सेक्शन 7 में? एटलीस्ट 15 days बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रेमाइसेस एज फैक्ट्री, यानी कि आप किसी भी जगह को फैक्ट्री की तरीके से डियर यूज करने जा रहे हो, तो उसके 15 दिन पहले जगह ऑक्यूपाई करने के 15 दिन पहले जो है, एटलीस्ट 15 दिन पहले जो है, आपको चीफ इंस्पेक्टर को एक रिटन नोटिस देनी होगी। कहीं पे भी आप फैक्ट्री ऑक्यूपाई करने जाते हो उसके पहले आपको चीफ इंस्पेक्टर को एक रिटन नोटिस फैक्ट्री ऑक्यूपाई करने के 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले, मतलब और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 15 दिन से एक हफ्ते की नोटिस नहीं दोगे, कम से कम आप कितना टाइम पीरियड है आपके पास? 15 दिन। 15 दिन पहले एडवांस में उनको बताओगे कि भाई हम फैक्ट्री जो है इस जगह पे खोलने जा रहे हैं, ठीक है। और उस रिटन एप्लीकेशन में, रिटन नोटिस में आप क्या क्या बताओगे? नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डिटेल्स ऑफ वर्कर्स। ये सारी चीजें उस नोटिस में, जो रिटन नोटिस होगी उसमें आप ये सारी चीजें आप क्या करोगे? प्रोवाइड
करोगे। तो ये किसकी ड्यूटी है? ऑक्यूपायर की। क्या आप अगर ऑक्यूपायर हो और कहीं भी किसी लोकेशन पे फैक्ट्री खोलने जा रहे हो तो आपको फैक्ट्री की जगह को ऑक्यूपाई करने के 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले आपको उस एरिया का जो भी चीफ इंस्पेक्टर होगा, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया होगा चीफ इंस्पेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्री एक्ट को इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। तो इंस्पेक्टर कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उस चीफ इंस्पेक्टर को आपको क्या देना पड़ेगा? राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा और फॉलोइंग डिटेल्स उस नोटिस में प्रोवाइड करनी होगी। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? ये तो इन्होंने एक पहली बात कह दी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वेन एवर अ न्यू मैनेजर इज अपॉइंटेड, जब कभी भी आप उस फैक्ट्री में नया मैनेजर अपॉइंट करते हो तो ऑक्यूपायर को इंस्पेक्टर के पास एक रिटन नोटिस देनी होगी। सेंड टू द इंस्पेक्टर अ रिटन नोटिस, राइट। और जैसे ही वो मैनेजर ऑफिस ज्वाइन कर लेता है वैसे ही आपको उस नोटिस की एक जो कॉपी है वो चीफ इंस्पेक्टर को क्या है? देनी होगी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पर्सन टेक्स ओवर चार्ज। जैसे ही ये मैनेजर जो है ऑफिस ज्वाइन कर लेता है, ऑफिस का चार्ज ले लेता है, चार्ज लेने के 7 दिन के अंदर आपको उस नोटिस की कॉपी चीफ इंस्पेक्टर को भी भेजनी पड़ेगी। तो किसी भी नए पर्सन के ज्वाइन करने से पहले आप इंस्पेक्टर को बताओ, ठीक है। इंस्पेक्टर को क्या भेजो? एक नोटिस भेजो, रिटन नोटिस भेजो। और जैसे ही वो मैनेजर क्या है ज्वाइन कर चुका है उसके 7 दिन के अंदर वापस उसकी एक कॉपी उसी सेम नोटिस की आप किसको भेजो? चीफ इंस्पेक्टर को आपको भेजनी होगी। तो ये ऑक्यूपायर की सेक्शन 7 में कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बताई गई हैं। अब हम सेक्शन 7A पढ़ रहे हैं। सेक्शन 7A जो इंसर्ट किया गया था, ये वर्टिकल लाइंस आ रही हैं कुछ गलती से, इंसर्ट किया गया था वो आपका फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 में किया गया था। यहां पे मैंने आपको डियर बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं डाली है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिखा है। तो देखिए यहां पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया, एवरी ऑक्यूपायर शैल इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। 3 चीजें हैं। सबसे पहली बात, जो भी ऑक्यूपायर है वो अपने वर्कर्स की 3 चीजों को इंश्योर करेगा। वर्कर का स्वास्थ्य सही रहे, हेल्थ सही रहे, वर्कर सेफ रहे, उनका एक्सीडेंट ना हो, उनको चोट वगैरह ना लगे, ठीक है, सेफ रहे। और उनका वेलफेयर यानी उनके कल्याण के लिए जो भी फॉर प्रोविडेंट फंड जो भी चीजें हैं उनका जो है अरेंजमेंट कौन करेगा? ऑक्यूपायर करेगा। एक जनरल लाइन है जो कि सारे के सारे ऑक्यूपायर को जो कि क्या है ये चीज फुलफिल करनी है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर और कंडीशंस दे दी गई। सबसे पहले इन्होंने कहा द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट आपको पता है फैक्ट्री को ये बोलते हैं, ठीक है। द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड सिस्टम्स ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री, यानी कि प्लांट का जो मेंटेनेंस है और पूरा सिस्टम है उसको बनाना है। किसको बनाना है? ऑक्यूपायर को बनाना है। वहां पर सारे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, इंश्योर सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ, ठीक है। जो भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनके हेल्थ को कोई भी रिस्क नहीं है। जो भी मटेरियल वहां पे हैंडल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, जिस भी सामान को स्टोर किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक जगह से आर्टिकल्स और जो सब्सटेंस है वो दूसरी जगह पे जा रहा है। आप जाके देखोगे ना डियर, तो फैक्ट्री का एरिया बहुत बड़ा होता है और एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इनफैक्ट पूरी प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन की जाती है कि कौन सा मटेरियल कहां से मूव करेगा और पूरी डिजाइनिंग इस हिसाब से होती है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, सारी चीजें, मतलब कि ऐसा ना हो कि वहां जो वर्कर है उनका दम घुट रहा है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको मालूम है प्रोडक्शन प्रोसेस है तो हीट भी होती है, गर्मी भी होती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी होती है। तो वो सारी चीजें किसको इंश्योर करनी है? ऑक्यूपायर को इंश्योर करनी है कि उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी हेल्थ को कोई रिस्क ना हो। प्रॉपर जो भी आपके वेंटिलेटर्स हैं,
इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, वो सारे वहां पर क्या है, होने चाहिए। तो इसमें यही कह रहे हैं कि इंश्योर करना है सेफ्टी को, और हेल्थ को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। जो भी मटेरियल यूज, अब जैसे सपोज मटेरियल को छूना है, ग्लव्स पहनकर छूना है, ठीक है, हेलमेट होना चाहिए सर पे, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको उन मटेरियल को हैंडल करने के लिए जो सेफ्टी के तरीके हैं, जो भी चीजें उनको प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, स्टोरेज उनका प्रॉपर होना चाहिए, राइट, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है लॉरी में या कैसे, तो वो कैसे हैंडल हो रहा है, इन सारी बातों की श्योरिटी कौन देगा, ऑक्यूपायर। अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, दिन भर में जो मजदूर है, वर्कर है, वो इतनी सारी थोड़ी सी खतरनाक चीजों के साथ जो है डील कर रहा है, तो जगह जगह आपको इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ बिजली के तार हैं, यहाँ पे खतरा है, ठीक है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इस टाइप के जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है कि यहाँ आपको काम करना है, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है, यहाँ बिना हेलमेट के नहीं जाना है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं कि जगह जगह इंफॉर्मेशन लिखी है, इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हैं, ठीक है, वर्कर्स को फैक्ट्री में घुसने के पहले उनको कैसे काम करना है उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो ऑक्यूपायर दिलवाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल उसने इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग कर दी और देख रहा है, सुपरविजन कर रहा है कि हाँ हमने तो सब जगह जो है राइट इंस्ट्रक्शन, सब कुछ जहां जहां लगना चाहिए वहां वहां हमने सेफ्टी और हेल्थ के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन सब लगा दिया है, सारे एम्प्लॉइज जितने वर्कर्स है सबको बता दिया है, ठीक है। अब आप यहीं पे आपका टेंशन ऑक्यूपायर का खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें करने के बाद भी उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसेस, ठीक है। वो देखेगा कि जहां पे भी, अब अभी आपने पढ़ा था एक कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है फैक्ट्री में आएगा कॉम्पिटेंट पर्सन और चेक करेगा लिफ्ट वगैरह सही से काम कर रही है कि नहीं, मशीनरी वगैरह सही से काम कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें भी ऑक्यूपायर को क्या करना है, करवाना है। और जो भी उसकी हेल्थ, सेफ्टी और वर्कर्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग, ये भी एक्ट में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ स्लाइड पे नहीं दिया है, जो भी पॉलिसीज हैं वो ऐसा नहीं कि बस कोई घटना घटी, अब वो ऑक्यूपायर बड़ा इमोशनल हो गया, उसने कहा आपसे ऐसा नहीं होगा, इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, बस ओरल अनाउंसमेंट करके चला गया, ऐसा नहीं करना है। फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है जो भी आपकी पॉलिसी है वर्कर के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के रिगार्डिंग, उसको आपको पूरा एक रिटन में स्टेटमेंट बनाकर क्या है रखना है और उसको फॉलो करवाना है। तो ये जो सारी ड्यूटीज है ये ऑक्यूपायर की हैं, जो ऑक्यूपायर को पूरी करनी होगी। और अगर इन ड्यूटीज को ऑक्यूपायर जो है टाइमली पूरा नहीं करता है तो ऑब्वियस बात है उस पे कंट्रावेंशन का चार्ज लग सकता है, राइट। तो ये हम इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ऑक्यूपायर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 में किसकी बात की गई है, इंस्पेक्टर। अभी आपने देखा था कि नोटिस जो थी वो किसको भेजनी थी, इंस्पेक्टर को। इसके पहले ही ईयर मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रीज एक्ट को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर का चुनाव करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी ऐसे पर्सन को इस प्रोसेस के लिए जिसको भी लगता है कि जो भी उस प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मतलब कि इंस्पेक्टर के काम के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन जिस भी पर्सन के पास है, ठीक है, उस पर्सन को इस एक्ट के पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है और उसका एक एरिया, लोकल लिमिट बता सकती है कि इस एरिया में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनके इंस्पेक्शन का काम तुम्हारा है, उनको चेक करने का काम तुम्हारा है। तो इंस्पेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और इंस्पेक्टर के पास, अब इंस्पेक्टर तो अपॉइंट हो रहा है, जितने भी टाइप के इंस्पेक्टर है, चाहे इंस्पेक्टर की बात करिए चाहे चीफ इंस्पेक्टर की बात करिए, राइट, वो सब अपॉइंट किसके थ्रू होंगे, आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू।
सेक्शन 9 जो है वो पावर्स की बात करता है कि इंस्पेक्टर के पावर्स क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर रही है, तो इंस्पेक्टर के पास राइट तो होगा, पावर तो होगा कि कभी भी जाकर फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जांच परख कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा है, पावर टू एंटर इनटू एनी प्लेस विच इज यूज्ड और विच ही हैज रीजन टू बिलीव इज यूज्ड एज अ फैक्ट्री, राइट। इंस्पेक्टर चाहे तो किसी भी फैक्ट्री के प्रेमाइसेस में एंटर कर सकता है, ये उसकी पावर में आता है, ठीक है। वो उस जगह का क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, प्रेमाइसेस का, प्लांट का, मशीनरी का, जो रॉ मटेरियल या आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी सब्सटेंस और आर्टिकल है उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकता है। उसके अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है किसी भी फैक्ट्री में, या कुछ खतरनाक सा डेंजरस हैजार्डस प्रोसेस के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करने का इसके पास पावर है, ठीक है। जहां पे एक्सीडेंट के कारण बॉडली इंजरी हो गई है या डिसेबिलिटी हो गई, पूरी पावर इंस्पेक्टर के पास जाके कि वो वहां पे पूछताछ कर सकता है जो भी रिलेवेंट पर्सन्स हैं उनसे, राइट। नॉट एंड टेक ऑन द स्पॉट स्टेटमेंट, यहां पे क्या है, यहां पे नोट, वो चाहे तो जो भी स्पॉट में उस दुर्घटना के टाइम जो भी लोग वहां पे खड़े थे उनका स्टेटमेंट ले सकता है, जैसा भी उसको इंक्वायरी के लिए सही लगता है, राइट। तो ये आपके इंस्पेक्टर्स की जो पावर है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट्री, राइट। अगर उसको लगता है कि हाँ फैक्ट्री के रिगार्डिंग ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो वो करवा सकता है, ठीक है। वहां पे फैक्ट्री के अंदर जो भी रजिस्टर, रिकॉर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है या उसका पोर्शन है, अगर उसको लगता है कि उसको सीज कर लेना चाहिए, सीज करके उसके बाद उसकी जांच परख होगी, वो उसके पास राइट है, ठीक है। टू टेक पोजीशन ऑफ एनी आर्टिकल, सब्सटेंस और पार्ट देयर ऑफ एंड डील इन इट फॉर so long as is necessary for such examination, उसको लगता है इसका लैब में जांच होना चाहिए, कौन सी चीज यूज कर रहे हैं, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो वो उसको भी क्या है अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो जैसा भी उसको लगता है कि यहां पर उसको अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए इन पावर को एक्सरसाइज करना है, वो सारी पावर जो है वो इंस्पेक्टर के पास है, यह आपको सेक्शन 9 जो है वो बता रहा है, राइट। आगे हम बात करते हैं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 10 में सर्टिफाइड सर्जन्स को भी अपॉइंट करती है। सर्टिफाइड सर्जन लाइक डॉक्टर्स जिनका अपना स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, चीजों पे, उनको भी अपॉइंट करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब जो आपके मेडिकल में प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलेंगे, ठीक है, उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। कैसे, सर्टिफाइंग सर्जन के तौर पे फैक्ट्रीज एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के लिए विद इन सच लोकल लिमिट और फॉर सच फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज एज इट में असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली, राइट। एक पर्टिकुलर एरिया की पूरी जिम्मेदारी जो भी मेडिकल में प्रैक्टिस कर रहा है उसको सर्टिफाइड सर्जन के तौर पे अपॉइंट कर सकती है, राइट। किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब यहाँ पे आप सेक्शन 10 में क्या पढ़ रहे हैं कि उसकी ड्यूटी क्या है, जिस डॉक्टर को सर्टिफाइड सर्जन के तौर पे अपॉइंट किया गया उसकी ड्यूटी क्या है। अब डियर आप खुद देख रहे हो ये कौन सी फील्ड से है, ये मेडिकल फील्ड से है, ठीक है। तो एक तो हो गया इंस्पेक्टर, ठीक है। अब वर्कर्स की हेल्थ इशू की बात करें, वो कौन चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर चेक करेगा, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा जो भी यंग पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री में काम करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात का सर्टिफिकेशन और उनका एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है,
the examination of person engaged in factories in such dangerous occupation or process as may be prescribed। अब कहीं केमिकल फैक्ट्री है, राइट, वहां पे कुछ ऐसा प्रोसेस जो है होता है जो डेंजरस है, तो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका टाइम टू टाइम हेल्थ का चेकअप, कि ऐसा तो नहीं है कि इस डेंजरस प्रोसेस का इफेक्ट उनकी हेल्थ पे आ रहा हो, ये चेक करने का काम किसका है? सर्टिफाइड सर्जन का है, राइट। तीसरे पॉइंट में देखिए, द एक्सरसाइजिंग ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, मेडिकल सुपरविजन इसको टाइम टू टाइम कहां पे करना पड़ेगा? देखिए 3 केसेस यहां पे दिए हुए हैं। पहला केसेस दिया है, केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड विच इज रीजनेबल टू बिलीव आर ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन और अदर कंडीशन ऑफ वर्क प्रिवेलिंग देयरइन। मतलब कि कहीं पे एक बंदा था जो हेल्दी था, वो किसी फैक्ट्री के किसी प्रोसेस में काम कर रहा था और उसकी काम करते करते वहां पर क्या है, तबीयत खराब रहने लगी, राइट, और उसको ऐसा लगता है कि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुई है क्योंकि वो वहां पर काम, उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। मे बी वहां का एटमॉस्फेयर हेल्दी ना हो, मे बी वहां पे फैसिलिटीज जो वर्कर को दी जानी चाहिए वो फैसिलिटीज ना हो, जिसके कारण उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो जाकर उसका जो चेकअप है, ठीक है, उसका जो मेडिकल सुपरविजन है वो कौन करेगा? वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट जो सर्टिफाइड सर्जन है वो करेगा। और क्या केस है? सपोज जो बीमारी का कारण है, वो बीमारी का कारण क्या है? विच इज रीजनेबल टू बिलीव आर ड्यू टू द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब कि जो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जा रही है उससे कुछ धुआं या कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण जहां पे वो वर्क कर रहा है उसकी तबीयत खराब हो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस किए गए हों, ये कह सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई रॉ मटेरियल यूज होता था, अब उस रॉ मटेरियल को हटा के उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे कोई रॉ मटेरियल लाया गया हो, ठीक है, नया, या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वहां पे शुरू हुआ है, कोई नया जो है रॉ मटेरियल लाया गया है, कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ है और उसके कारण जो है किसी को की तबीयत खराब हो रही है, किसी भी वर्कर की तबीयत खराब हो रही है, या वर्कर्स की हेल्थ को क्या है, नुकसान पहुंच रहा है, इंजरी पहुंच रहा है, तो ये चीज चेक करना, उसका हेल्थ चेकअप करना किसका काम होगा? सर्टिफाइड सर्जन का काम होगा फैक्ट्रीज एक्ट में। ये चीज यहां पे सेक्शन 10 जो है वो बोल रहा है, राइट। अब यहां पे देखिए, अगर फैक्ट्री में कोई यंग पर्सन काम कर रहा है, यंग पर्सन का मतलब अभी हमने पढ़ा था 18 साल से नीचे का, और आर अबाउट टू बी एम्प्लॉयड इन एनी वर्क विच इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू देयर हेल्थ, तो उसका भी चेकअप कौन करेगा? आपका सर्टिफाइड सर्जन करेगा, राइट। तो यहां पे हमने सेक्शन 10 तक जो है वो पढ़ा। अब इसके आगे हेल्थ मेजर्स और सेफ्टी मेजर्स क्या है फैक्ट्री में, ये हम देखेंगे।